चलिए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। तो पहले क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक आपके पास लूप है और उस लूप का रेजिस्टेंस है R और उसमें चेंज इन फ्लक्स के बारे में दिया गया है, वो डेल्टा पाई के बराबर है इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। आपको बताना है कि टोटल चार्ज इसमें से जो फ्लो होगा वो कैलकुलेट करना है आपको। तो हम जानते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी के बराबर। और हम यदि इस क्वांटिटी को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा क्या, करंट मिल जाएगा आपको। और करंट इनटू डेल्टा टी यदि कर देते हैं, करंट इनटू डेल्टा टी कर देते हैं तो आपको मिल जाता है यहाँ पे चार्ज। करंट इनटू डेल्टा टी इज इक्वल टू चार्ज फ्लोन थ्रू दैट वायर। यहाँ पर डेल्टा टी से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेल्टा टी से डेल्टा टी गया, आपके पास रिजल्ट आया डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय आर। ये आपके पास है क्यू की वैल्यू, इतना चार्ज फ्लो हुआ है उस लूप में से। फॉर्मूले की तरह याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है कि एक मैग्नेट है और एक मैग्नेट इस तरीके से नीचे की तरफ आ रही है। आपको बताना है कि इस लूप में जो इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी। तो देखिए, हम जानते हैं कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है निकलती हैं। इस तरीके से वो फील्ड लाइंस हैं यहाँ पे निकल रही होंगी, और जैसे जैसे हम इस मैग्नेट को पास लेकर आएंगे, जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो हैं वो क्या होंगी, इंक्रीज होना स्टार्ट होंगी। तो फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। जैसे जैसे पास आता जा रहा है, फ्लक्स की वैल्यू बढ़ रही है, कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है। तो फ्लक्स को घटाने के लिए इसमें कुछ ऐसा करंट इंड्यूस होगा जिससे इस फ्लक्स के बढ़ने का ये अपोज कर सकें। तो इस लूप में यदि करंट इस तरीके से इंड्यूस हो गया, इस तरीके से यदि इसमें करंट इंड्यूस हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि इस करंट की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स क्रिएट होगा और टोटल फ्लक्स जो है वो कम करने की कोशिश यहाँ पर रहने वाली है। तो हम कह सकते हैं कि इस लूप में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। सामने से देखने पर कह सकते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि आपको फ्लक्स दिया है, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। तो हम इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला जानते हैं, डी फाई बाई डी टी, और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 16t प्लस 3, और यहाँ पे एट t इज इक्वल टू 4th सेकेंड पर आपसे पूछा गया है, तो t इज इक्वल टू 4 पुट कर देंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है इस मैग्नेट को इस डायरेक्शन में जो है मूव कराया जाता है, इस कॉइल के पास लाया जाता है, और यदि इसमें जो फ्लो होने वाले करंट है वो I के बराबर है, फ्लो होने वाला चार्ज E है, इंड्यूस्ड ईएमएफ E है। यदि हम स्पीड को डबल कर देते हैं तो क्या होगा, स्पीड को डबल करने से क्या होगा। तो देखिए भाई, हम जानते हैं कि ईएमएफ जो होता है, ईएमएफ उसका फॉर्मूला होता है डी फाई बाई डी टी, या एवरेज ईएमएफ की बात करें तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं। करंट की बात करें, करंट होने वाला है E बाय आर, तो हो जाएगा आपके पास 1 बाय आर डी फाई बाई डी टी। और यदि हम चार्ज की बात करें, चार्ज का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, क्या आया था आपके पास, डेल्टा फाई अपॉन आर, तो इसको लिख सकते हैं डी फाई डी क्यू इज इक्वल टू डी फाई डिवाइडेड बाई आर, ये लिखा जा सकता है। Q इज इक्वल टू डेल्टा टी, डेल्टा फाई अपॉन आर भी लिख सकते हैं। तो जब हम इस मैग्नेट को ज्यादा तेजी से लाएंगे तो फ्लक्स में जो चेंज हो रहा था वो अब कम समय में ही फ्लक्स में चेंज उतना ही हो जाएगा। यानी कि हम स्पीड को चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब डायरेक्ट ये है कि हम जो टाइम इंटरवल है जो फ्लक्स को चेंज होने में लग रहा है उसको क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, टाइम इंटरवल को कम कर रहे हैं। तो कह सकता हूं कि ओवरऑल क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यदि आप टाइम को कम कर देंगे, स्पीड को बढ़ा देंगे, टाइम को कम कर देंगे, तो ईएमएफ की वैल्यू जो है बढ़ने वाली है, ये सही है। ईएमएफ बढ़ेगा तो मैं कह सकता हूं सिंपली करंट भी इंक्रीज होने वाला है, करंट बढ़ेगा। अब क्यू पे बात आती है, क्यू सेम रहेगा या चेंज होगा। तो यहां देखिए बेटा, जो डी क्यू का एक्सप्रेशन है वहां पे कहीं भी करंट और ईएमएफ और टाइम का कोई भी फंक्शन यहां पर नहीं है, यहां रेजिस्टेंस और डी फाई है, डेल्टा फाई चेंज इन फ्लक्स। तो चेंज इन फ्लक्स तो उतना ही है, टाइम का यहां पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो मैं कह सकता हूं चार्ज की जो वैल्यू है वो सेम रहने वाली है। तो गलत ऑप्शन कौन सा हो गया, यही। तो यही आपसे पूछा गया है कि इनमें से गलत कौन सा है, तो डी ऑप्शन आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है कि एक कॉइल है बेटा, इसका कुछ कुछ है
और इसको 180 डिग्री से रोटेट कर दिया जाता है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी? तो हम जानते हैं कि एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो होता है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। पहले जो सिचुएशन थी वो कुछ इस तरीके से थी कि मान लीजिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड अभी इस तरीके से है, उस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जो है ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं करते हैं, लेकिन उस लूप का ओरिएंटेशन चेंज कर दिया जाता है। तो मैंने मान लिया कि लूप का जो एरिया वेक्टर था वो ऊपर की तरफ था, लूप का एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ था। अब लूप को जो है हमने 180 डिग्री जो है वो घुमा दिया है, रोटेट कर दिया है, तो अब लूप का जो एरिया वेक्टर है बेटा वो आ जाएगा नीचे की तरफ, लूप का एरिया वेक्टर जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। पहले हम फ्लक्स की बात करें, इनिशियल फ्लक्स की बात करें, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्या? बी डॉट एरिया वेक्टर, बी डॉट ए होता है यूनिफॉर्म फील्ड में फ्लक्स बी डॉट ए। तो यहां से आपको मिल जाएगा बी इंटू ए, ये फ्लक्स की वैल्यू है फाई इनिशियल, और फाई फाइनल की बात करें तो अब दोनों के बीच में एंगल जो है 180 डिग्री हो चुका है, तो मैं यहां लिख सकता हूं बी डॉट ए की वैल्यू जो है बी डॉट ए विल बी इक्वल टू बी ए कॉस थीटा बी ए कॉस 180, तो फाई फाइनल की वैल्यू आपको मिलने वाली है माइनस बी ए के बराबर। यदि आप चेंज इन फ्लक्स देखना चाहें, डेल्टा फाई यदि देखना चाहें, फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल, तो आपको मैग्नीट्यूड मिलने वाला है 2ba का, 2ba का मैग्नीट्यूड आपको मिलने वाला है। इस रिजल्ट को आप यहां रख दें, डेल्टा टी आपको दिया हुआ है और नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिए हैं इसमें, तो नंबर ऑफ टर्न से भी आप मल्टीप्लाई यहां पे कर देंगे, यहां पे भी नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ टर्न से भी मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ टर्न्स आपको मिल जाएगा। सिंपल फॉर्मूले में पुट कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, जिस एरिया से जो फील्ड लाइन से पास हो रही हैं। अब बी एस, इसको कह सकते हैं कि ये बी एस कॉस थीटा है, बी एस कॉस थीटा। बी जो है मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? कोई सा भी एक ऐसा फॉर्मूला देख लें जिनमें आपस में रिलेट हो रहे हों, तो हम मैग्नेटिक फील्ड को यहां लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला देखा होगा आपने, राइट? सो बी को लिख सकते हैं एफ अपॉन आई एल, तो यहां से डायमेंशनल और डायमेंशन ऑफ बी मैं लिख सकता हूं डायमेंशन ऑफ एफ एम एल टी माइनस 2, और नीचे लिख सकता हूं डायमेंशन ऑफ करंट विच इज एम्पियर, डायमेंशन ऑफ लेंथ विच इज एल। तो इस डायमेंशन ऑफ बी को यहां रख सकता हूं कि डायमेंशन ऑफ फाई इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी इंटू डायमेंशन ऑफ एस इंटू डायमेंशन ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा एक बेसिकली रेशो है ट्राइंगल की दो साइड्स का, तो कॉस थीटा का कोई भी डायमेंशन यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, तो m0 l0 t0 आ जाएगा। अब b का डायमेंशन यहाँ से रख दीजिए, एरिया का डायमेंशन आपको पता ही है L2, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको फाई का डायमेंशन मिल जाएगा। या डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, चाहे तो निकाल भी सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि एक मेटालिक रिंग है और जो ऑसिलेट कर रही है, और यहाँ पे एक फील्ड है अंदर की तरफ, आपको बताना है कि इस पेंडुलम के साथ क्या होने वाला है। तो हम जानते हैं कि जब भी फ्लक्स में कोई चेंज करने की कोशिश करता है, तो जो नेचर है, जो कायनात है, वो उसको ऐसा करने से रोकती है। जो भी फ्लक्स में चेंज होता है उस चेंज का अपोज करती है। फ्लक्स यदि कम हो रहा है तो फ्लक्स को बढ़ाने में जो है लग जाएगी जो कायनात है, और यदि फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसको कम करती है, कम है तो बढ़ाएगी, बढ़ रहा है तो कम करने की कोशिश वो करेगी। तो जैसे ही ये जो पेंडुलम है, अभी इसका एरिया जो है मैग्नेटिक फील्ड में 0 के बराबर है, 0 फील्ड लाइंस अभी यहां पर पास हो रही हैं। जैसे ही ये यहां पर आता है, कुछ फील्ड लाइंस यहां पे आ जाती हैं, तो मैं कह सकता हूं फ्लक्स की जो वैल्यू है वो बढ़ने लगती है। फ्लक्स बढ़ने लगता है तो क्या होगा, कुछ इसमें इस तरीके से करंट इंड्यूस होगा, जिससे कि इस लूप की जो एंट्री है उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सके, उसका अपोज किया जा सके। तो इस पेंडुलम के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है फोर्स लगते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगते हैं। इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो मैं कह सकता हूं रिटार्डेशन यहां पे आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही सेम जब ये बाहर जाता है तब भी इसको बाहर जाने से रोकता है ये मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं कह सकता हूं कि यदि ये आता है तब भी इसको अड़चन है, ये जाता है तब भी इसको रोक रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो पल पल जब भी ये एंट्री करेगा और एग्जिट करेगा तब तब इसको रोका जा रहा है। तो कह सकता हूं कि इसकी जो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी है वो हर समय जो है डिक्रीज होती रहेगी और ये अल्टीमेटली रेस्ट पे आ जाएगा, क्योंकि हर समय ये एंट्री करता है तब भी इसका अपोज किया जाता है, जब ये एग्जिट करता है तब भी अपोज किया जाता है। दोनों ही अपोज जो हैं वो वेलोसिटी के ऑपोजिट हैं, तो अल्टीमेट रिटार्डेशन हमें मिलता है एंट्री पर भी और एग्जिट पर भी। तो हम कह सकते हैं कि अल्टीमेटली ये रेस्ट पर आ जाएगा वेरी सून।
ठीक, डैम्प्ड ऑसिलेशन का टाइप है, डैम्प्ड ऑसिलेशन यहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया है कि एक सोलेनॉइड है और वगैरह वगैरह है, मैग्नेटिक फ्लक्स आपसे पूछा गया है। तो भाई हम जानते हैं कि जो आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें एक सोलेनॉइड के अंदर, तो सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटा वो होता है म्यू नॉट एन इंटू आई, ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और यदि आपको निकालना है इसमें फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ऐसे होती है, हर जगह अंदर यूनिफॉर्म फील्ड होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है। तो यदि हम फ्लक्स निकालना चाहें क्रॉस सेक्शन के थ्रू, सो B इंटू ए आप सिंपल लिख सकते हैं, B इंटू ए कॉस जीरो यहाँ पे लिख सकते हैं, तो आपको फ्लक्स मिल जाएगा। सब चीज़ आपको दी रखी है। अब एक बात याद रखना है, यहाँ पे लेयर्स के बारे में दिया हुआ है कि इसमें 3 लेयर्स हैं वाइंडिंग्स की। तो बेटा एक लेयर में यदि 1000 टर्न्स हैं तो 3 लेयर में बता सकते हैं कितने होंगे, 3000 टर्न्स। और ये 3000 टर्न्स कितनी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, 1.5 मीटर। तो नंबर ऑफ टर्न्स की जो वैल्यू आप लिखेंगे वो ध्यान रखना 3 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1.5 मीटर। सारी क्वांटिटीज को आप ऐसा यूनिट्स में रखना, गलती मत करना, ठीक। तो आपको आंसर यहां से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है लेंज लॉ जो है वो कौन से इसमें अप्लाई होता है, सिंपल सी बात है इस चैप्टर में अप्लाई होता है लेंज लॉ। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया है कि एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होगा इस रॉड के अलॉन्ग होना चाहिए यदि इसको कौन सी डायरेक्शन में मूव कराएं, इसको ऊपर ले जाएं, एल पे ले जाएं, एल डायरेक्शन में, क्यू डायरेक्शन में ले जाएं या पी डायरेक्शन में ले जाएं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जब भी मोशनल ईएमएफ के बारे में आपने पढ़ा है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कोई कंडक्टर कट करता है तो उसमें ईएमएफ डेवलप होता है, और उस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, एल डॉट वी क्रॉस बी। और जो ईएमएफ की डायरेक्शन है वो v क्रॉस b की डायरेक्शन में होती है। जिस डायरेक्शन में v क्रॉस b होता है, यदि v क्रॉस b इस डायरेक्शन में है, यदि v क्रॉस b इस डायरेक्शन में है तो ईएमएफ कुछ इस तरीके से इंड्यूस वहां पर होता है। इस तरीके से ईएमएफ इंड्यूस होता है। v क्रॉस b ऊपर की तरफ है तो ऐसे इंड्यूस होगा, ये नीचे की तरफ है तो पोलैरिटी जो है वो पलट जाएगी। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो ईएमएफ होता है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस डायरेक्शन में डेवलप होता है। तो बेटा यदि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ है, इसमें देख सकते हैं कि मैग्नेट लगी है यहाँ पे, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में हमारे पास है क्या, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, और ईएमएफ चाहते हैं हम इस तरफ होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है आपको एम डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। तो एम डायरेक्शन में मूव करेंगे, वेलोसिटी एम डायरेक्शन में है और आपको मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। सो v क्रॉस b जो है अंदर की तरफ जो है आपको मिलेगा, और आपकी रॉड में कुछ इस तरीके से ईएमएफ डेवलप होने वाला है। इस तरीके से ईएमएफ डेवलप होगा यदि हम m डायरेक्शन में इसको मूव कराएंगे तो। सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि एक कॉपर डिस्क है जिसको रोटेट किया जाता है सेंटर के अबाउट, और कुछ रिवॉल्यूशन की स्पीड दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है परपेंडिकुलर टू द फील्ड, प्लेन के है, ईएमएफ इंड्यूस बताना है रेडियस के अलॉन्ग। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो है ये टिक करता है, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट ये टिक करता है। देखिए यदि आपने कर लिया है तो अपनी पीठ थपथपा लीजिए एक बार। तो ये आपके पास बेटा एक डिस्क है, ठीक। इस डिस्क को के प्लेन, डिस्क का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है। अब इस डिस्क को रोटेट किया जाता है, इस प्लेन में इस डिस्क को रोटेट किया जाता है, डिस्क है। अब आपको बताना है कि ईएमएफ इसमें इंड्यूस कितना होगा रेडियस के अलॉन्ग, यानी कि पॉइंट सेंटर जो है, सेंटर और सरकमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट है, ये C और सरकमफेरेंस पे P कोई पॉइंट है, तो C और P के अबाउट के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा ये आपको बताना है। तो मैं इस पूरी डिस्क को मान सकता हूं कि ये छोटी छोटी रॉड्स से मिलकर बनी है, ऐसी छोटे छोटे सेक्टर नुमा रॉड से ये मिलकर बना है। ऐसे ही ढेर सारे, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, ऐसे यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 है, यहाँ पर कोई एक सेक्टर होगा, ऐसे ही ढेर सारे सेक्टर्स जो हैं वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। ऐसे ढेर सारे सेक्टर्स से मिलकर बनी है ये डिस्क, ये मैं मान सकता हूँ, ठीक, मान लिया। अब कोई भी एक रॉड आप ले लीजिए, ठीक। तो हम जानते हैं कि रॉड है, इसकी लंबाई कितनी है, रेडियस के बराबर,
और जब किसी रॉड को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर घुमाया जाता है तो उसमें आपको ईएमएफ की वैल्यू पता है। ईएमएफ की वैल्यू कह सकता हूं कि कोई भी एक रॉड मैंने ले ली जिसकी लेंथ है आर के बराबर, तो उसमें ईएमएफ डेवलप जो होगा इन वन रॉड, E इन वन रॉड इज इक्वल टू बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। ये फॉर्मूला आप जानते हैं, आपने देखा होगा कि एक रॉड यदि L लेंथ की है, यदि इसको घुमाया जाता है एंगुलर स्पीड ओमेगा से, सो बी ओमेगा आर एल स्क्वायर बाई 2, ये ईएमएफ का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो मैं कह सकता हूं कि कोई भी एक रॉड जो है C से 1 के बीच में, उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना होगा, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 के बराबर। अब पॉइंट C पॉइंट 1 के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। अब ऐसे ही C पॉइंट और 2 पॉइंट के बीच में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा। ऐसे ही C और 3, C और 4, C और 5, C और 6, C और 7, C और 8, C और 9, C और 9, C और 10, C और 11, C और 12, C एंड पॉइंट नंबर 1 लाख। ऐसे ही कोई भी पॉइंट सरकमफेरेंस पे हो, सेंटर के साथ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आएगा, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 के बराबर आएगा। अब यार एक बात सुनो कि ये जो सरकमफेरेंस है उन पे सारे पॉइंट जो हैं वो एक ही पोटेंशियल पे हैं। हाँ बात सही तो है सर, बात तो सही है कि पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये सारे एक ही पोटेंशियल के पॉइंट हैं। और जो C है, C पर भी C एक ही पॉइंट है, ऑफकोर्स कॉमन है, और इनके बीच में ढेर सारी जो हैं, जितनी भी रॉड्स बन रही हैं, जितनी भी रॉड यहाँ पर बन रही हैं, उन सब के बीच में जो ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 के बराबर हो रहा है। इस तरीके से, कुछ इस तरीके से बहुत सारी बैटरी जो हैं वो इस तरीके से लग रही हैं, 1 के साथ, C के साथ, 2 के साथ, C के साथ, 3 के साथ, C के साथ, ऐसे ढेर सारी बैटरी जो हैं वो पैरेलल में लग रही हैं। और पैरेलल कॉम्बिनेशन आप जानते हैं, यदि आपके पास 1 करोड़ भी बैटरी हैं, आइडियल बैटरीज, और इस तरीके से वो लगी हैं पैरेलल में, तो उनका इक्विवेलेंट जो है वो सेम रहता है। जितना एक का ईएमएफ है उतना ही सबका ईएमएफ जो है, इक्विवेलेंट जो है वो 1 के बराबर ही होता है। सो E इक्विवेलेंट कह सकता हूं मैं, E इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू E दैट इज इक्वल टू बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। तो जो एक रॉड का होगा वही एक डिस्क के रेडियस के अलोंग होने वाला है जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। सॉल्व कर लेंगे इसको, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि एक रॉड v वेलोसिटी से चल रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है यदि करंट इस डायरेक्शन में इंड्यूस होता है तो हम जानते हैं कि ईएमएफ की जो डायरेक्शन है, ईएमएफ की डायरेक्शन वो होती है L v क्रॉस b। यदि v क्रॉस b ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ ईएमएफ इंड्यूस होगा, ऊपर की डायरेक्शन में करंट होगा। तो ये याद रखना कि v क्रॉस b की डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो यदि वेलोसिटी इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए जिससे ईएमएफ ऊपर की तरफ आ सके, तो हम कह सकते हैं सिंपल सी बात है कि B अंदर ही होना चाहिए। चारों ऑप्शंस एक एक करके चेक कर लेंगे, यदि आपको प्रैक्टिस हो चुकी है तो आप एक बार में ही बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, वेलोसिटी इधर होगी, सो वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, V क्रॉस B ऊपर की तरफ जो है आपको पोलैरिटी मिलने वाली है, समथिंग लाइक दैट आपको मिलेगा ईएमएफ। और यदि ऐसे ईएमएफ है तो बैटरी की वजह से करंट भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक, समझ गए। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर ये तो कनेक्टेड ही नहीं है तो इसमें करंट कैसे फ्लो होगा। तो ऑफ कोर्स दिस इज अ पार्ट ऑफ अ सर्किट, ये एक सर्किट का पार्ट है, दोनों एंड जो है किसी ना किसी रजिस्टर से जुड़े होंगे तभी करंट फ्लो हो रहा है। इट्स अ पार्ट ऑफ द सर्किट, इसलिए यहाँ पे करंट जनरेट हो रहा है, तो सर्किट यहाँ पे भी पूरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया है कि एक आपके पास लूप है, स्क्वायर लूप, जो जा रहा है v वेलोसिटी से, आधा पार्ट बाहर है मैग्नेटिक फील्ड रीजन से, आधा पार्ट अंदर है। तो आपको बताना है कि ईएमएफ इंड्यूस इस पूरे लूप में कितना होगा। तो अब इस लूप को आप क्या करिए, 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। एक रॉड ये है, दूसरी रॉड ये है, तीसरी रॉड ये है, चौथी रॉड ये है। अब क्योंकि जो फील्ड लाइंस को काटेगा उन्हीं की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो अब ये जो 1 रॉड है, रॉड नंबर 1, ये तो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर हो चुकी है, तो इसमें कोई भी ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। नंबर 2 और नंबर 4 की बात करें तो नंबर 2 का देखिए बेटा, नंबर 2 की वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर की तरफ है। सो v क्रॉस b की बात करें, वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, v क्रॉस b ऊपर की तरफ आएगा। सो b v, ये लेंथ कितनी सी है बेचारी, ये लेंथ जो है बहुत छोटी है, ये वाली लेंथ बहुत छोटी है। तो मैं कह सकता हूं कि इसमें यदि ईएमएफ इंड्यूस की बात करें
तो वो क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली 0 के बराबर होगा, बिकॉज इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा ऊपर की तरफ और ये डायमेंशन बहुत ही छोटी है, तो नंबर 2 में कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा और 4 में भी कोई ईएमएफ डेवलप नहीं होने वाला है, बिकॉज देयर थिकनेस इज वेरी वेरी स्मॉल और थिकनेस के अबाउट ही पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। तो 2 और 4 बेकार हैं, पहली तो वैसे ही फील्ड के बाहर थी। अब बात करते हैं 3 नंबर की। 3 नंबर जो है इसका जो ये वाला डायमेंशन है ये L है, वेलोसिटी इसकी ऐसे है, सो V क्रॉस B इस डायरेक्शन में ईएमएफ डेवलप होने वाला है और उस ईएमएफ डेवलप्ड की वैल्यू होने वाली है BVL के बराबर। सो BVL विल बी द आंसर, BVL। ये तो वैसे ही गलत है, डायमेंशन गलत है इसकी भी डायमेंशन गलत है, तो ए और डी ऑप्शन ही बचे हैं वैसे भी आपके पास, तो आप टिक कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि ऐसे 2 U-ट्यूब हैं, U शेप के ट्यूब, आपको बताना है कि इसमें कितना ईएमएफ डेवलप होगा। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा ईएमएफ इंड्यूस का, सेट L इफेक्टिव V क्रॉस B। यदि आपके पास एक रैंडम शेप का वायर होता है, एक स्ट्रेट कंडक्टर नहीं है बल्कि एक रैंडम शेप का वायर है, तो उसके लिए हम L इफेक्टिव V क्रॉस B का फॉर्मूला जो है हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस ट्यूब को आप अलग ले लीजिए, एक ट्यूब है आपके पास, ये बेटा ये ट्यूब है, इसकी जो वेलोसिटी है इस तरफ है, तो इस ट्यूब के जो दोनों एंड्स हैं उनसे आप मिला दीजिए, उनको शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू आप उनको मिला दीजिए। तो इसका एक एंड है ये, दूसरा एंड है ये, इन दोनों एंड्स को आप शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू मिला दीजिए। तो इन दोनों को मैं मिला देता हूं, तो यही आपका L इफेक्टिव होगा बेटा, यही आपका L इफेक्टिव है। ये वाली जो डिस्टेंस है आपकी, ये L इफेक्टिव के बराबर है। अब ये L इफेक्टिव के बराबर है, इसकी वेलोसिटी है इधर, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, तो मैं कह सकता हूं कि इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा दैट विल बी इक्वल टू L इफेक्टिव इज इक्वल्स टू L। ये लेंथ कितनी है L, क्वेश्चन में दिया है कि विड्थ जो है इनकी L है, L वेलोसिटी है V, मैग्नेटिक फील्ड है V, तो इसमें ऐसे ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है। अब हम दूसरी यूट्यूब की बात करें, दूसरी यूट्यूब जो है वो कुछ इस तरीके की है। इसके दोनों एंड्स को यदि हम शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू मिला देते हैं तो यही लेंथ जो है, यही डायमेंशन जो है वो L इफेक्टिव बन जाती है, L इफेक्टिव बन जाती है। ये इस डायरेक्शन में दौड़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, V क्रॉस B नीचे की तरफ, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है लाइक दिस। और यहाँ पे भी हम बात करें ईएमएफ की तो वो होने वाली है LVB के बराबर, विड्थ है L, वेलोसिटी है V, मैग्नेटिक फील्ड है B के बराबर। अब इस पूरे सर्किट का यदि हम डायग्राम बनाएं कि इस रॉड की जगह, ये रॉड जो है इसमें ईएमएफ डेवलप है इस तरीके से, इस रॉड में ईएमएफ डेवलप है इस तरीके से, E की वैल्यू जो है वो BVL के बराबर है। और जो दूसरी रॉड है बेटा, इस दूसरी रॉड में ईएमएफ इस तरीके से डेवलप्ड है। तो आपसे पूछा है कि टोटल ईएमएफ कितना होगा, E की वैल्यू है BVL के बराबर। तो ये दोनों बैटरी जो है एक दूसरे का साथ दे रही हैं, तो इनका ईएमएफ जो है इक्विवेलेंट ईएमएफ वो जुड़ जाएगा, तो 2PVL के बराबर आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि आपके पास एक इलिप्टिकल लूप है, इलिप्टिकल लूप, इलिप्स का एरिया पाई AB होता है। इसमें ये जो आपके पास रिंग है, ये जो लूप है, इस लूप को रोटेट किया जाता है इस तरीके से, एक्स एक्सिस के अबाउट इस लूप को रोटेट किया जाता है, इस तरीके से इसको घुमा देते हैं। ये लूप है, ऐसे इसको मैग्नेटिक फील्ड में घुमा देते हैं। तो अभी देखिए इसका मैग्नेटिक फील्ड का और एरिया का एंगल 0 डिग्री के बराबर है। अभी मैं एरिया वेक्टर की बात करूं, एरिया वेक्टर इस इलिप्स का ऊपर की तरफ है। अब एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल बदल दिया जाएगा। अब जैसे ही इस लूप को घुमाएंगे, एरिया वेक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से है, एरिया वेक्टर इस तरीके से है। अब यदि लूप को हम घुमाने वाले हैं तो एरिया वेक्टर को हम इस तरीके से टिल्ट करेंगे। अब इनके बीच में जो एंगल है वो 0 से बढ़कर कुछ थीटा के बराबर हो जाने वाला है। तो मैं किसी टाइम t पर ये कह सकता हूं एट t इज t मैं कह सकता हूं कि जो फ्लक्स इस लूप से पास होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B इंटू एरिया A इंटू साइन थीटा, थीटा की वैल्यू में ओमेगा t लिख सकता हूं, साइन ओमेगा t। यदि इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाता है तो I तो आपको मिल जाएगा I इज इक्वल टू 1/r d phi बाई dt में लगा सकता हूं,
1/r d∅dt लगा सकता हूँ, पावर आपको निकालना है। तो ये बेटा कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास ba⍵/r cos ω_t। यह आ जाएगा आपके पास करंट की वैल्यू। और पावर क्या होता है, पावर होता है I²R के बराबर। तो यदि हम पावर की बात करें तो हो जाएगा आपके पास I²R। तो इसको आप स्क्वायर कर दीजिए तो आपको मिलेगा b²a² ω² r, और cos का हो जाएगा आपके पास cos²ω_t। अब आपसे पूछा गया है कि एवरेज पावर कितना होगा। एवरेज पावर का मतलब यहाँ पे एक वन साइकिल में एवरेज की वैल्यू पूछी गई है। आप जानते हैं कि साइन थीटा की एवरेज वैल्यू इन वन साइकिल 0 होती है, कॉस थीटा की वैल्यू इन वन साइकिल 0 के बराबर होती है, और यदि हम कॉस स्क्वायर की बात करें, साइन स्क्वायर की बात करें, तो उनकी एवरेज वैल्यू इन वन साइकिल हाफ के बराबर होती है। यदि हम दोनों तरफ एवरेज ले लेते हैं, एवरेज ऑफ पावर इज इक्वल टू, तो बन जाएगा आपके पास b²a² ω²। ये सब कॉन्स्टेंट वैल्यूज हैं, इनको एवरेज जो है इनका उतना ही रहेगा। कॉस स्क्वायर का जो एवरेज है वो हाफ होता है, तो हाफ को मैंने लिख दिया ऐसे। एरिया की वैल्यू πab यहाँ पे उठा के रख देंगे, πab इज द एरिया ऑफ इलिप्स, तो ये यहाँ पे रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा एवरेज पावर का। ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है आपको मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स निकालना है, कितना होगा मैग्नीट्यूड इन चेंज इन फ्लक्स। सो डेल्टा फाई अपॉन आर, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है, क्यू के बराबर होता है, और क्यू क्या होता है आपके पास, इंटीग्रल ऑफ आई डी टी के बराबर। आई डी टी इसका एरिया आप निकाल देंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, क्यू मिल जाएगा आपको, और क्यू मिल गया आपको, रेजिस्टेंस आपको दिया है, तो डेल्टा फाई की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से डेवलप हो रहा है और लूप जो है इसके पैरेलल रखा हुआ है, आपको बताना है कि हीट कितना जनरेट होगा इसमें। अब मैग्नेटिक फील्ड दिया है बी, वेरिएबल है, तो मैं लिख सकता हूं कि फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए। यदि मैं d∅dt की बात करूं, d∅dt वो कितना हो जाएगा आपके पास, एरिया तो कांस्टेंट है, एरिया का एंगल मैग्नेटिक फील्ड से कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूं a इंटू dv/dt। ये d∅dt के बराबर होने वाला है आपका वैल्यू d∅dt। अब आपको EMF मिल गया, EMF मिल गया, तो यहां से करंट निकाल सकते हैं। करंट आ जाएगा आपके पास E/R, यह आ जाएगा आपके पास A बाय रेजिस्टेंस इंटू dv/dt। और आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आप यहाँ से निकाल सकते हैं पावर, पावर निकल जाएगी आपके पास I²R के बराबर। पावर निकल गई तो यहाँ से आप हीट निकाल सकते हैं। सो हीट जनरेटेड विल बी इक्वल टू P dt का इंटीग्रल स्टार्टिंग फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 से t टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। I²R dt इंटीग्रल आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा हीट का, इंटीग्रल I²R dt, पावर इंटू टाइम होता है हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया है कि एक फिगर है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन बताना है डिस्टेंस r से। अब एक बात ध्यान से आप देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसमें इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू बतानी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स में चेंज जो है उनमें रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल। क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, क्या होता है, d∅dt माइनस d∅dt कह सकते हैं, माइनस d∅dt, और यही होता है आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर। इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होता है इंटीग्रल ई डॉट डी एल की वैल्यू। अब डिस्टेंस के साथ वेरिएशन बताना है कि डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। अब इन चारों ग्राफ्स को आप ध्यान से देखें। सो 0 टू R, 0 टू कैपिटल R, 0 टू कैपिटल R, 0 टू कैपिटल R, सबका वेरिएशन एक समान है। सब जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, सब जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के। तो हमें बेसिकली ध्यान देना है कि आउटसाइड जो रीजन है जहां पे R की वैल्यू ग्रेटर देन R है, उनमें क्या रिलेशन है, तो हम इन चारों में से सिलेक्ट कर सकते हैं। दिमाग को खुला रखना है, एक बार ऑप्शन को देखना है कि क्या हमें R लेस देन R की वैल्यू निकालने की जरूरत है या नहीं। तो इस सवाल में जरूरत नहीं है इनसाइड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की, तो आउटसाइड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालने जा रहे हैं। यह आपके पास रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है इंक्रीज हो रहा है। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। मैंने यहां पे एक इमेजिनरी लूप लिया, यहां पे मैंने एक इमेजिनरी लूप लिया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो इस तरीके से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा। इस तरीके से यहां पे टेंजेंशियल डायरेक्शन के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होने वाला है, लाइक दिस। तो मैं लिख सकता हूं इस पूरे लूप के लिए, इस इमेजिनरी लूप के लिए लिख सकता हूं मैं E, ये रेडियस मान लिया इसका R, इंटू 2πr
इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, मैग्नीट्यूड की बात करें तो डी फाई बाई डी टी। अब इस पूरे रीजन से कितना फ्लक्स में चेंज आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में है, बाकी एम्प्टी रीजन से हमें कोई मतलब नहीं है, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड है बी, और ये आपके पास एरिया कितना है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाई डी टी। यहां पे पाई आर स्क्वायर जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे, आपको मिल जाएगा ई इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू बी डी बी बाई डी टी इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो आप यहां पे लिखेंगे E इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 2 आर इंटू डी बी बाई डी टी। अब डी बी बाई डी टी जो है वो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है, ये 2 जो है वो कांस्टेंट है, तो मैं कह सकता हूं E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। तो आप इन चारों ग्राफ्स में से देख सकते हैं कि कौन सा ग्राफ जो है ये ट्रू होगा। दोनों के यहाँ पे कर्वेचर में डिफरेंस है, तो आप समझते हैं कि 1 बाय आर का ग्राफ कैसा होता है, 1 बाय आर की पावर हायर का ग्राफ कैसा होता है। तो आप इन दोनों में चूज कर सकते हैं कौन सा सही है। ऑफ कोर्स ये वाला सही है। जैसे जैसे आर की पावर बढ़ती जाती है ग्राफ का जो शेप है वो चेंज होता जाता है, तो आप उसका ध्यान रखिए कि 1 अपॉन आर का ग्राफ कैसा है, 1 अपॉन आर स्क्वायर का ग्राफ कैसा है, 1 अपॉन आर क्यूब का ग्राफ कैसा होता है। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है आपको कि आपको इंड्यूस्ड करंट निकालना है समय आर के फंक्शन में, आर के फंक्शन में इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ देखिए बेटा कि ये डिस्टेंस आर है, ये जो वायर है आगे जा रहा है वी वेलोसिटी से, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अलग अलग रीजन में अलग अलग होने वाला है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा इनफाइनाइट वायर की वजह से, और जैसे जैसे दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होने वाली है। आपको निकालना है इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, डी फाई बाई डी टी। यदि इसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको करंट मिल जाता है 1 अपॉन आर डी फाई बाई डी टी, और फाई आप जानते हैं क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो मैंने यहाँ पे आर डिस्टेंस पर, मैंने एक्स डिस्टेंस पर छोटा सा एलिमेंट लिया। इस वायर के लिए मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, यहां पे यहां से एक्स डिस्टेंस पर एक एलिमेंट लिया जिसका विड्थ जो है वो dx के बराबर है। छोटा सा एरिया जो इसने स्वीप किया है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, इस छोटे से एरिया की बात कर रहा हूं जो इसने स्वीप किया है v वेलोसिटी से। अब इस छोटे से रीजन में जो छोटा सा फ्लक्स पास होगा, इस छोटे से रीजन में छोटा सा फ्लक्स इसकी वजह से जो होगा, मैं लिख सकता हूं इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से, इस वायर की वजह से इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाय एक्स। ये मैग्नेटिक फील्ड है इनटू एरिया। ये लेंथ मान लीजिए आप l के बराबर है, ये डिस्टेंस कितनी है, विड्थ कितनी है, dx के बराबर। तो एरिया जिससे फील्ड लाइंस पास हो रही हैं दैट विल बी इक्वल टू l dx। ओहो, ये फ्लक्स है, ये फ्लक्स है। और नीचे आर डी टी आपको लिखना है, डी फाई आपको मिल गया है, आर डी टी आपको लिखना है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिख दीजिए, यहाँ पे डी टी लिख दीजिए, आपको करंट मिल जाएगा। अब देखो बेटा डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी कि ये जो डिस्टेंस है किस रेट से चेंज हो रही है, विड्थ किस रेट से चेंज हो रही है, डी एक्स बाई डी टी। मैं लिख सकता हूँ कि ये वेलोसिटी है, दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, 2 से 2 चला गया, आपको मिल गया आई अपॉन x, और आपको मिल गया l v अपॉन रेडियस r, रेडियस r। आपको r के टर्म्स में पूछा है, मैंने x के टर्म्स में निकाल दिया है, बात एकदम बराबर है। x की जगह r पुट कर दें, वही आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, आपसे पूछा गया है कि करंट I1, I2, I3 की जो वैल्यू है वो क्या होने वाली है इस क्वेश्चन में, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दिया हुआ है इनटू द पेपर ऑफ प्लेन, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, पूरे रीजन में कांस्टेंट। अब देखो भैया कि जब ये वायर आगे की तरफ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी है आगे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, तो इसमें इस तरीके का ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है। तो बेसिकली आपके पास क्वेश्चन सिर्फ इतना सा बचा है कि एक रेजिस्टेंस R है, यहाँ पे एक बैटरी है जिसका ईएमएफ E की वैल्यू BVL के बराबर है, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है R के बराबर, और यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस है R के बराबर, R। आपको दिया है क्वेश्चन में ये I1 है, ये I2 है, और ये I के बराबर है।
तो आप पहले तो क्या करेंगे, इस पॉइंट पर आप किरचॉफ्स करंट लॉ लगा सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। चार्ज कंजर्वेशन पर आधारित है ये किरचॉफ्स करंट लॉ। इसका मतलब है कि जंक्शन पे आने वाला करंट इज इक्वल्स टू जंक्शन से जाने वाला करंट, और ये आ गई वैल्यू। एक यहाँ से केवीएल की इक्वेशन यहाँ से लगा देंगे, केवीएल की इक्वेशन यहाँ से लगा देंगे, दो इक्वेशंस बनेंगी और दो ही अननोन से आपके पास I1 I2। आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं।